Hello, friends. Today we are meeting Commander Saini Sahab. Commander Saini Sahab has worked in National Security Council Secretariat at POMO office, as he was the first advisor and he was first one to get into this role. He has worked there for continuously for almost 4 to 5 years. Commander Saini is a veteran naval officer and India's first national information security coordinator. He is presently independent consultant and a mentor. He is mentoring several deep tech startups in the field of quantum safe encryption. Uh, and he is a very renowned writer and a knowledgeable person in the sector of defense and other sectors related to that. So today we would like to understand few things from him. Because of this podcast should reach to most of the people in India. We have decided to take it into Hindi most, but obviously in between that, English will automatically come here as per the requirement of the podcast. नमस्कार सैनी साहब. नमस्कार विराट जी। ये मेरी प्रिविलेज है कि आपके साथ मैं बात करने पा रहा हूँ और एक अच्छा मौका है। एक छोटी सी करेक्शन मेरी तरफ से, मैं सिर्फ 3.5 साल रहा और मैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर था, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ओनली ऑन मैटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो यस आई न्यू दैट यू आर द एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी. जी वो मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई, रह गया वो. तो सर आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि ये जो अपने यहाँ पे युद्ध सदृश परिस्थिति जो खड़ी हुई है, इट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द बोथ द साइड्स, बिकॉज वी हैव फ्रॉम द आउटसेट वी हैव सेड दैट टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर. तो उसी तरह से अभी दूसरी तरफ से भी ये बयान आया है कि वट एवर वी हैव टेकन मेजर्स, दोज ऑल्सो दे आर कंसिडरिंग दैट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर. तो वैसे अगर देखा जाए तो ये तो अभी वॉर के शुरुआती दिन है. हम अगर माने या ना माने तो भी एक वॉर की शुरुआत तो हो चुकी है अभी. तो अभी इसमें आपका ये क्या है, आपका मतलब आप एज अ veteran, how do you see this thing happening in front of us? विराज, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने तो 71 के बाद ही हिंदुस्तान पे वार की थी, जब भुट्टो ने कहा था कि विल अटैक इंडिया विद 1000 कट्स। जब ये 1000 कट्स की बात हुई तब से ही एक्चुअली उनकी तरफ से तो लड़ाई चालू है। So, अभी ये हमारा अपना तरीका है कि हम उन 1000 कट से कैसे बचें, और हम ज़्यादातर बचते रहे। स्पेशली आखिरी कुछ 10-12 सालों में ज़्यादा प्रिवेंशन हुआ, और जो कट्स का हिसाब था या टेररिज्म का इम्पैक्ट था वो लिमिटेड सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एरिया में रह गया, बाकी एरिया से लगभग समाप्त हो गया। तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ। पर उसके बाद पाकिस्तान ने अब टेररिस्टों को ट्रेन कर 2-3 बड़े हमले किए, और इसमें लेटेस्ट सीरीज में पहलगांव का जो केस हुआ है वो बहुत निंदनीय है। अब उन्होंने एक डिवीजन क्रिएट करने के इरादे से, वो डिवीजन है या नहीं है मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, वो एक्चुअली डिवीजन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, पर दे हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड दैट वेज कि सिर्फ हिंदू को मारा और बाकी को छोड़ दिया। ये इंटेंशन भी थी, एक्सप्रेशन भी था, कंसोलिडेशन भी थी, तो इसमें और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी। सो ये जो पहलगाम में हुआ, ये सीधा एक टेररिस्ट अटैक ना देखकर इसके पूरे इवेंट को अगर देखा जाए तो ये बहुत विराट रूप में और अलग स्वरूप में है। इसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और जो हम 2.5 का जो 0.5 है उस वॉर को एक्टिवेट करने की भी कोशिश है। तो इसलिए पहलगाम का अटैक एक तरह से काफ़ी डिफरेंट रहा है पहले अटैकों से, जहाँ पे कि
इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती थी, यानी जो जो सामने दिखा उसको मार दिया, वो एक टाइप की किलिंग थी। और इस किलिंग में बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड करके मारा है, और उन लोगों करेक्ट। द्वारा मारा गया है जो पाकिस्तान की आर्मी में हैं या थे, या वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की है, प्रॉपर आर्मी या मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग की है। अब ये ट्रेनिंग तो ली है। प्योर एक्ट ऑफ वॉर हो गया ना, इसमें 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 बात छुपी रही नहीं कोई भी कि एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। ट्रू। हाँ, इसका रिस्पॉन्स है वो हम डिस्कस करते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे। बताइए। हाँ, बट ये अभी जो है ये एक्ट ऑफ वॉर तो है ही, उसके अलावा ये जो डिवीजन खड़ा किया जा रहा है, one religions against all, because not only Hindus, they have killed other religions also during the process. So it is purely on the basis of one religions against all religions. तो ये तो पूरे ह्यूमन काइंड को ही खतरा लगता बिल्कुल है ये। सही कह रहे हैं आप। समझिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की या हिंदुस्तान की नहीं है, यूरोप में ये प्रॉब्लम है, अमेरिका में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सब जगह पर है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम इसमें महत्वपूर्ण जो भारत के लिए है वो 0.5, अभी लेट्स एज्यूम, मैं बिना गए कि ये रिलीजियस डिवीजन है या नहीं है, उसको छेड़े बिना ही मैं एक बात करता हूं कि आज भी कम तकरीबन 23% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। दैट मीन्स देर अबाउट 30 करोड़ मुस्लिम। अगर इसमें से 1% लोग भी, 1% लोग भी जो टेररिस्टों ने बात कही है उसको मान लेते हैं कि वो सही है, तो भी हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हाथ में है। आप ये समझिए, ये अंदरूनी प्रॉब्लम हमारे हाथ में है। तो ये ही उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, हमको ये समझना जरूरी है। और वो हम 1% का तो दिमाग पहले से ही उन्होंने खराब किया है, बचपन से ही उनको मदरसों में सिखा कर, और ऊपर से इस तरह का एक्ट करके वो एक नया इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट किया है पाकिस्तान ने। तो ये जरूरी है कि उसको उसी की भाषा में, जो डोवल साहब कहते हैं कि टेक द वॉर टू द एनिमी बैकयार्ड एंड नॉट इन योर ओन बैकयार्ड, एंड दैट हैज टू बी डन। वो करना पड़ेगा हमें। ये लड़ाई उनके मैदानों में लड़नी है, अपने मैदानों में नहीं लड़नी है। ये बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए। सर, अच्छा, अभी उसी के एक मतलब इसमें तो दोनों मेजर्स तो काम में आएंगे। जैसे आप एज अ वेटरन सोचते हो कि दोनों मेजर्स तो काम में आने चाहिए, एज एन नॉर्मल पर्सन हम लोग भी सोचते हैं कि ये दोनों मेजर्स तो काम में आनी चाहिए। उसमें से पहला और जो ग्राउंड पे दिखाई देने वाला मेजर जो है वो हमने इंडस ट्रीटी को अबेंस किया हुआ है। अभी आज सुबह की जो न्यूज है उसमें बता रहे हैं कि वो अबेंस के आगे एक स्टेप जाके हमने देयर विल नॉट बी एनी इंटरवेंशंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी करके हमने डिक्लेरेशन दे दिया है। सो करेक्ट। ये सब होने के बाद में अभी कई लोगों को जो मतलब एक नासमझी कहिए या कुछ कहिए, उनका कहना है कि हम वाटर रोक ही नहीं सकते तो क्या करेंगे। तो ये तो सिर्फ मतलब चेस्ट थम्पिंग है, उसके अलावा ये कुछ हो नहीं है। तो आप इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये वाटर रुक सकता है या नहीं रुक सकता इज अनदर स्टोरी। इंपॉर्टेंट चीज में समझने की जरूरी है। इंडस वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी की एक रिक्वायरमेंट थी कि हम जब भी पानी छोड़ेंगे या रोकेंगे या जो भी होगा उसकी, और जितनी बारिश हो रही है और जो पानी बढ़ रहा है या घट रहा है हमारे इलाके में, हमको पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना जरूरी था, ताकि हम उनको बता सके कि अब पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, ताकि वे अपनी तैयारी कर सके उसके हिसाब से। जब इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गई तो हमारा ये बताना ऑब्लिगेशन नहीं रह गया, पहली चीज। दूसरी चीज, हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कुछ काम हो चुका है। ये तो दशकों का काम होता है, कैनाल बनाना, डैम बनाना, ये कोई 2 दिन में नहीं बन सकता है। पर पिछला जो अटैक हुआ था उसके बाद से अब तक काफी काम हुआ है वाटर डाइवर्जन का, और कुछ डैम्स हैं, कुछ ओवरफ्लो डैम्स भी कर सकते हैं हम, पानी रोक सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपनी मर्जी से पानी रोक सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको फ्लडिंग फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप समझिए। अगर मान लो पानी परमानेंट भी नहीं रोक सकते, हम 10 दिन रोक दिया,
तो 10 दिन सूखा पड़ गया और 10 दिन बाढ़ आ गई, 10 दिन फिर रुक गया, 10 दिन बाढ़ आ गई। आप समझिए हालात क्या हो गए नीचे। इसके 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 हालात जो हैं बहुत डिफरेंट है कि वो नहीं, समझ पाकिस्तान सकता के हूँ, लिए, मतलब और वो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भी है। नहीं एग्रीकल्चर। एक एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ विराट जी आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। पंजाब में जब पाकिस्तान के पिछले सालों में आपने देखा कि आटे की कमी रही, खाने पीने की कमी रही, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि क्यों ना हम, वहाँ आर्मी इंडियन आर्मी की तरह नहीं है, वहाँ आर्मी है जो खेती भी करती है, जो इंडस्ट्री भी चलाती है, जो पॉलिटिक्स भी चलाती है, सब कुछ करती है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑफ पंजाब जो है, पाकिस्तान पंजाब, उसमें हम खेती करेंगे। उसमें उन्होंने सारे एग्जिस्ट रिटायर्ड और सर्विंग पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स को बोला इन्वेस्ट कीजिए और नए से नए इक्विपमेंट लाइए, नए से नई चीजें खेती के लिए। और उसके लिए उन्होंने पानी जो सिंध में जाता था उसको रोक लिया, और उसके लिए उनका झगड़ा चल ही रहा था सिंध और पंजाब के बीच में कि आपने हमारा पानी रोक लिया, और वो आर्मी ऑफिसर्स के जो स्पेशल एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट किया गया उसमें डाइवर्ट होगा। अब अगर हम बिल्कुल पीछे से रोक देते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आर्मी ने की है उस जगह पर अपने इलाके के अंदर, आप समझिए, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट तो खराब होने वाली है ना। इट विल ब्रिंग ए डिसेंट, it will bring a dissent, and that's the war is not fought in single front, it fought in so many fronts. It will cause सिंध में अपने आप डिसेंट है, यहाँ अपने आप है, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएंगे वो सीरियस है। तो एक पानी को सिर्फ रोकने में हम सफल होंगे या नहीं होंगे वो एक बात है, उसमें आप जानते हैं समय लगता है कैनाल बनाने में, और पिछले 6-7 साल में काफी काम हुआ है इसके ऊपर, ये नहीं कि नहीं हुआ है, परंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। पर इसको कभी भी रोका जाता है, कभी चला जाता है। अभी जैसे बलिहार डैम है, उसका पानी बंद है, फिर जब वो एक डैम एक लेवल पहुंच जाएगा फिर हम फिर खोल देंगे, और हमें पहले कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। जब चेतावनी ही नहीं होगी तो उनको अंदाजा ही नहीं होगा कब फ्लड आएगा और कब सूखा पड़ जाएगा। तो दे कैन नॉट प्लान देयर एग्रीकल्चर मूवमेंट, दे कैन नॉट कि टिलिंग ऑफ लैंड कब करनी है, कब टिलिंग नहीं करनी है, वो सब गड़बड़ा जाएगा। आपने जब गेहूं का बीज डाल दिया या चावल का बीज डाल दिया या खेती का लगा दिया, उसके अगर तीसरे दिन तक पानी उसको नहीं मिला तो खत्म है, और फिर ज्यादा पानी मिल गया तो भी खत्म है। आप समझ, गेम डिफरेंट है। ये नहीं कि हम सक्सेसफुली उस पानी को रोक सकते हैं या नहीं, या तो इसका इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके साथ में। करेक्ट। मेरी समझ में जितनी आ रहा है अभी, मेरी समझ में जो आ रहा है उसमें मतलब हम 10% भी इसमें सक्सेसफुल हो गए तो उनको इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। वी नीड नॉट हैव टू वेट फॉर द 100% सक्सेस फ्रॉम आवर साइड। अगर ये स्ट्रेटेजी बना के अगर हम 10% भी करते हैं, और उसके बाद में जो कैनाल्स आपने बोले उसमें सतलज यमुना का कैनाल है कि जिससे थ्रू पानी तो बहुत आगे तक लिया जा सकता है, ये इसको तो समय लगने वाला है, वो तो टाइम विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट वी नीड नॉट टू टेल देम कि हम लोग अभी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों इम्पैक्ट अपने हिसाब से, और नॉट ओनली एज हमारे यहाँ का भी एग्रीकल्चर उसमें काफी सारा ग्रो होगा। मतलब वी विल ऑल्सो इंक्रीज अवर कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर वेर एवर द वाटर वॉज नॉट रिचिंग। तो वो तो इम्पैक्ट है अभी उसमें ये जो एक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का एक जो तरीका निकाला है, थोड़ा इनोवेटिव भी उसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ पे कौन से अदर देन दिस इकोनॉमिकल ये रहा, या अदर देन ये कौन से वॉर फ्रंट्स हम लोग खोल सकते हैं जो कि नॉन काइनेटिक रहेंगे, कि हमको काइनेटिक जाने की जरूरत नहीं है। सो नॉन काइनेटिक में एक तो साइबर वॉर है ही, और साइबर वॉर, इसका मतलब साइबर वॉर का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में अटैक किया जाए, उसका मेथोडोलॉजी, उसके अप्रोच बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ विजिबल हैं जो कि हैकिंग जो है सारी दुनिया जानती है, और साइबर वॉर में हैकिंग एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा है। इसके अलावा बहुत हिस्से होते हैं उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मैलवेयर, अप्रोप्रिएट जब किसी भी स्टेज पे उसको बंद चालू करने की क्षमता रखना। वो एक्चुअल वॉर में पता चलेगा कि जब वॉर स्टार्ट होगी तब पता चला कि आपका जो पावर सिस्टम है वो बैठ गया है।
वो वॉर से पहले यानी कि एनिमी को रियलाइज ही नहीं होगा कि ये सिस्टम बिगड़ चुका है। ये बहुत एक जरूरी है। दूसरा दूसरा एक साइकोलॉजिकल हम्म। वॉरफेयर है, वो चालू है उनके ऊपर। अभी वो कितनी सक्सेसफुल है ये नहीं है, ये देखना है, पर यस दे इज नोन डिसेंट विद इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो इश्यूज हैं ही। और इसके अलावा इकोनॉमिक वॉरफेयर भी बहुत इंटरेस्टिंग फेजेस में है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि लोन्स का, तो आईएमएफ से जो लोन लेने की बात हुई थी कि इसके इंसिडेंट के बाद, तो अभी आईएमएफ लोन जो था वो पाकिस्तान को एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आईएमएफ लोन ग्रांट करता है। और आईएमएफ जो है वो शायद उत्सुकता से उनको लोन देने को भी तैयार था बिकॉज ऑफ डीप स्टेट रिक्वायरमेंट। बट इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव आईएमएफ में था, इंडिया ने उसको रिजाइन करवा दिया है। अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि सच टाइप ऑफ लोन उसको पक्का सबका यस चाहिए, यानी कि एक मिसिंग भी होगा तो वो यस नहीं होने पाता, प्रोसेस है इसका। तो बाय रिमूविंग वन चैप एक्चुअली यू डिलेड द प्रोसेस। तो आईएमएफ का लोन जो मिल सकता था तुरंत, वो नहीं मिल सकता अभी। उसके अलावा जो टेररिज्म के इश्यूज हैं उसमें रेज करने का इशू है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो इश्यूज है यूएन की, उसने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान टेकअप किया है, उसको रिबट करने का और वीटो करने का जो इशू है वो होगा। इसके अलावा हमारे पास विदेशों से जो हेल्प आ रही है, यानी कि हमारे पास यूएस और रशिया दोनों ही हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं। इसराइल तो ऑफ कोर्स सपोर्ट कर ही रहा है। एक टर्की और चाइना को छोड़कर, दो कंट्रीज को छोड़कर और बांग्लादेश को छोड़कर, हमें यानी ये तीन कंट्री छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान की सपोर्ट में आज कोई नहीं है। सर एक आपको जी इसमें आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये सीरियस मामले में भी कभी कभी हमको हंसी जी मजाक करने का मौका मिलता है। तो पाकिस्तान ने सोमालिया को सपोर्ट के लिए अपना ये मांगा है। तो ये सब देश, सोमालिया हो गया और बाकी भी कोई छोटे मोटे कंट्रीज है, ये आप टर्की चाइना की बात छोड़िए, लेकिन ये सब इसमें इनको मतलब इनके खुद के वादे हैं, ये नहीं, सपोर्ट क्या करने वाले वो हैं? एक अलग स्ट्रेटेजी है फॉरेन रिलेशन की, कि सोमालिया का वोट इज ए वन वोट विच इज सेम एज वोट ऑफ चाइना इन यूएन। तो इसलिए इसलिए उसकी उसकी महत्वता ओके। डिफरेंट है। हाँ। उसकी महत्ता एक वोट की है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। सोमालिया का एक वोट है, वो वोट यूएसए का भी उतना ही एक वोट है, और सोमालिया का भी एक ही वोट है। तो ये उस तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, हम उस पर हंस जरूर सकते हैं कि सोमालिया क्या सपोर्ट करेगा। जो हमें डर, जो मेन डर है, आउटराइट सपोर्ट जो आ रहा है अभी टर्की से आ रहा है, और ड्रोन्स और टर्की जो है वो एक यस दे डू फॉर्म अ थ्रेट। वी मस्ट नो दिस, एंड आई एम श्योर कि हमारा देश उसके लिए प्रिपेयर होगा। तो वो एक जरूर एक थ्रेट है। बट अगर अनटिल अनलेस उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं करने पाएंगे। ये हो सकता है कि जो टर्की है अपने ट्रेंड पीपल भी वहां भेजे और वो कराए, फिर जो है सिचुएशन है काफी ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। पर अगर वो उन्होंने ड्रोन दे भी दिए हैं और पाकिस्तान को उसको स्ट्रेटेजाइज करने को बोला है, तो बहुत एक मुश्किल काम है। इसलिए है कि हैविंग इक्विपमेंट एंड मेकिंग ए वॉर मशीन दो अलग चीज होती है। आप अच्छी से अच्छी मशीन ला सकते हैं अपने पास, पर मशीन को करेक्ट। चलाना नहीं आता या फुल एक्सप्लॉयटेशन नहीं आती तो बेकार है, बेकार पीस है। पैटर्न का तो पैटर्न का देखा है हाँ, ना, पैटर्न का पैटर्न तो का हमने देखा क्या देखा हुआ। है ना, पैटर्न का बेस्ट टैंक एट दैट 71 पॉइंट ऑफ वॉर में टाइम। हम। हाँ जी। तो काइनेटिक हाँ। वॉर के बहुत बहुत पहलू हैं। इंटरेस्टिंगली नेवी जो है वो भी नॉन काइनेटिक वॉर का एक हिस्सा होती है। बहुत लोगों को नहीं पता, नेवी जो है एक नॉन करेक्ट काइनेटिक करेक्ट, वॉर ट्रू का एक सर। महत्वपूर्ण हिस्सा हाँ होती सर। है। और नेवी अनलाइक आर्मी और एयरफोर्स एक स्ट्रेटेजिक वेपन होता है। आर्मी एयरफोर्स टैक्टिकल वेपन होते हैं। वो मैं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहता विद इन फोर्सेस, बट दैट्स हाउ देयर यूज इज। बीइंग स्टेइंग इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल माई सेल्फ, यू नो हाउ टू यूज विच लीवर इन विच मैनर। तो नेवी का यूटिलाइजेशन पैटर्न जो होता है देश सुरक्षा के लिए वो अलग होता है, और जो अपना आर्मी एयरफोर्स का होता है उसका यूसेज पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है।
आगे बात करेंगे, जैसे चलते जब काइनेटिक वॉरफेयर की बात करेंगे, तो अभी तो नॉन काइनेटिक में नेवी जो है एक्सपैंड नॉन काइनेटिक काइनेटिक दोनों फॉर्मेट में है। नहीं, वही अभी नॉन काइनेटिक में नेवी का, अगर नॉन काइनेटिक में जैसे अब नेवी का इन्वॉल्वमेंट कह रहे थे आप, तो अपने यहाँ पे जो जामनगर से लेके चाहबार तक एक जो ये है अपने पास में, द आइदर इन इंडियन मैरीटाइम स्पेस और इंटरनेशनल मैरीटाइम स्पेस में, तो उसका तो काफी सारा इम्पैक्ट अभी दिखने भी लगा है वैसे तो, कि क्योंकि जैसे है उनके पास, पाकिस्तान के पास ऑयल की काफी सारी कमतरता है। So first तो thing has happened, Viraj. the oil from where they were getting, those ship will find it little bit difficult to enter into that because बिल्कुल। सो हाँ जी। जो आप समझिए, ये अभी अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड है पाकिस्तान का, डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड है, और इसकी वजह से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है। नॉर्मल शिपिंग अवॉइड करती है इसको अभी कराची पोर्ट्स में एंटर करना, और जो पेट्रोलियम है, अगर वो जो भी ट्रिकल डाउन होके आ भी रहा है अपनी ही शिप में, बोलते हैं ऑन द बॉटम्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी बहुत लिमिटेड फॉर्म में है और रिड्यूस होगा। आप समझिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि आपके इनफ्लो ऑफ पेट्रोलियम रिड्यूस हो गया है, बंद नहीं हुआ तो लिमिटेड ब्लॉकेट की वजह से। ये अभी नॉन काइनेटिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो और Yes. जो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, अलाइन फोर्सेस करने पड़ रहे हैं टू न्यू डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेस। अब इंडियन फोर्सेस जैसे जैसे अलग तरीके से डिप्लॉय होंगी, तो पाकिस्तान की फोर्सेस को उसके हिसाब से अपनी अपनी आर्मी एयरफोर्स को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। रिमेंबर, द पावर ऑफ द आर्म फोर्सेस कम्स फ्रॉम प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रोसेसेस और प्रोसीजर इतने सेट होते हैं आर्म फोर्सेस में कि अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो प्रोसीजर टेक्स ओवर, सेकंड चैप टेक्स ऑन। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं होंगे। जब लड़ाई छिड़ेगी वो प्रोसेस प्रोसीजर काम नहीं करेंगे और वो कोलैप्स ऑफ द फोर्सेस हो जाएगी, जो पाकिस्तान ने अब पिछले 2 दिन से अपनी एक्सरसाइजेज में ड्रामेटिक कमी की है, बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट फ्यूल टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिस ही नहीं करने पाएंगे तो सिचुएशन बहुत अलग टाइप की हो गई है उनके लिए। जो प्रैक्टिस करेंगे तो फ्यूल खत्म होगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वो रीअलाइन टू फोर्सेस और नए प्रोसेस प्रोसीजर सेटिंग नहीं करने पाएंगे। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोसीजर को अपने जवानों और ऑफिसर्स के बीच में बिठाने नहीं पाएंगे, यूनिट्स के बीच में बिठाने नहीं पाएंगे, उससे कोऑर्डिनेशन शॉर्टेज होगा। तो जब फाइनल अगर बाई चांस वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो उनकी फोर्सेस बहुत स्कैटर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एडहॉक फॉर्मेट में हो जाएंगी। एडहॉक फॉर्मेट आर्म्ड फोर्सेस आर नेवर सर्वाइव, दे डोंट सर्वाइव। तो अभी वो, और जब नेवी फुल नॉन काइनेटिक फॉर्म में आएगा तो इट कैन इंट्रोड्यूस ए ब्लॉकेड। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड बिकॉज ये टॉपिक का थोड़ा सा ओवरलैप है तो मैं इसको कवर करता हूँ थोड़ा। अभी क्या है कि नेवी का जो यस उनका सबमरीन है, सिर्फ 2 ही सबमरीन ऑपरेशनल है एज ऑन टुडे, और वो काफी पुरानी सबमरीन है। उनके AIP सिस्टम जो फ्रांस से देता था उनको, उसकी मेंटेनेंस बंद हुए अभी कई साल हो गए, तो प्रैक्टिकली वो नहीं है। दैट मीन्स वो लॉन्ग रेंज नहीं कर सकती हैं, तो लिमिटेड रेंज इन द डिफेंस ऑफ कराची एंड गदर पोर्ट, दैट्स ऑल दे विल डू। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है उन 2 सबमरीन का। 2 सबमरीन कहाँ लगाई जाएंगी वो, और उनको ज़्यादा देर नीचे रह नहीं सकती क्योंकि AIP सिस्टम नहीं है, तो उनको बार बार ऊपर आना पड़ेगा, और जितनी बार ऊपर आएंगे उतना उनके लिए खतरे की घंटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इनके फ्रिगेट्स हैं उनमें से फ्रिगेट्स जो हैं उनमें 2 मेजर रिपेयर्स में हैं, जो कि अगले 6 महीने तक ठीक नहीं हो सकते हैं। 6 महीने की हालत में वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो बचे 2, अभी 2 फ्रिगेट के साथ में, यानी कि, और आप समझिए वाई पाकिस्तान आर्मी इन दिस स्टेट। पाकिस्तान आर्मी स्टेट में है कि पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, और आर्मी की नज़र में नेवी कुछ नहीं है। अनलाइक इंडिया जहाँ पे कि नेवी का महत्व समझा जाता है,
पाकिस्तान में करेक्ट। आर्मी डिसीजन लेती है और आर्मी की नज़र में नेवी एक ऑक्सिलरी सर्विस है, इट्स नॉट ए फुल फ्लेजेड फोर्सेस। तो उनको हमेशा थर्ड सिटीजन कैटेगरी मिलती है और काफ़ी डीमोरलाइज हैं। उनके नेवल ऑफिसर्स शुरू से ही रहते हैं डीमोरलाइज, कि उनकी सुनी नहीं जाती है, वो जो भी कहते रहे उनको थोड़ा बहुत दे दिया, चलो बच गया है ये बजट में से, ये ले लो, इतना हो गया है तो ये। तो दे आर वेरी डीमोरलाइज फोर्स इन एनी केस एज ह्यूमन वाइज, इक्विपमेंट वाइज दे प्रीटी बैड शेप। सो जब फाइनल ब्लॉकेड की अगर नौबत आएगी और जो ब्लॉकेड लगता है जो एक अगेन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, तो कंप्लीट ब्लॉकेड होगा। उसमें डिक्लेरेशन होती है, फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है, एनीबडी ट्राइंग टू गो इनसाइड दे आर फेयर टारगेट फॉर इंडिया। मर्चेंट शिप भी फॉर फेयर टारगेट हो जाते हैं। अभी मर्चेंट शिप फेयर टारगेट नहीं होते फोर्सेस के लिए। जब ब्लॉकेड फॉर्मली डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद इंडियन नेवी कैन अटैक एनी वेसल, एंड कोई भी जहाज पाकिस्तान पोर्ट्स की तरफ जाता है तो इंडिया के पास पूरा हक है, क्योंकि उसने ब्लॉकेड डिक्लेयर किया है, इसके बावजूद वो जा रहा है तो उसको शूट डाउन कर सके। तो वो बहुत ड्रामेटिक चेंज आएगा। आप समझिए, उनके पास 4 से 5 दिन का फ्यूल है और अगर वो बिल्कुल बंद हो जाता है नेवी ब्लॉकेड से, तो आर्मी, इंडियन आर्मी एयरफोर्स विल च्यू देम इन पीसेस, च्यू देम इन पीसेस इन 4 days। तो ये सिचुएशन है। अभी आपने सर थोड़ी देर पहले जो 0.5 वाला जो ये है वो आपने उसका जिक्र किया। अभी वैसे देखा जाए तो अपने यहाँ पे तो 1.5 है, लेकिन उनके यहाँ पे जो है वहां पे बहुत सारा मतलब रेस्टलेस, इट्स अ रेस्टलेस नेशन बिकॉज ऑफ, आप बलूचिस्तान में देखिए या खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, या अभी तो सिंधु देश की भी मांग हो रही है। तो ये लोग जो है जिनको तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गया, पाकिस्तान तालिबान हो गया, तो ये लोग इस सिचुएशन में, क्योंकि उनका तो पाकिस्तान के साथ में झगड़ा तो चल ही रहा है, so are they in a position to take advantage of this situation and go all out against Pakistan? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा 0.5 है तो उनका ऑलमोस्ट 3 है। ईरान विल नॉट सपोर्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स, राइट। अफगानिस्तान और इनके बीच में ड्यूरंड लाइन को लेके जो झगड़ा है वो अनएंडिंग है। क्या अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा? आप ध्यान कीजिए, पिछले सालों में इंडिया ने कभी भी अफगानिस्तान की बुराई नहीं की है। एक, हमने उनकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं की है, बट वी केप्ट सेंडिंग फूड एंड मेडिसिन फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान इंडिया का वो अच्छा है। और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। पर जो ये तीनों फोर्सेस की बात की आपने, टीटीपी जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस साइड में है, बलूचिस्तान जो साउथ वेस्ट में है, और सिंध जो साउथ में है, ये तीनों के तीनों अपने को एक महत्वता समझेंगे कि अब जो इंडिया की तरफ इनकी फोर्स चली गई है, पहले ही इतनी किलिंग कर रहे थे बलूचिस्तान वाले, पाकिस्तान आर्मी की पिटाई जब देखो कर देते थे, वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज पाकिस्तान को कोई चॉइस नहीं है, वहां से अपनी फौजी कम करनी पड़ेगी। वहां से अगर फौज कम करें तो बलूचिस्तान और टीटीपी उनको यानी कि बहुत बुरी तरह मार कर सकती है। Sindh is a more of a political movement right now. It's not an armed movement to great extent. It's more of a political movement that may pick up its own pace. Political movement है, और to some extent there are some fire in the Pakistan occupied Kashmir because they feel alienated। और अभी recently भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में खुद ही पाकिस्तान के सोलिसिटर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान। तो पीओके वो अपना पार्ट समझते ही नहीं है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जो पीओके के लोगों ने डेवलपमेंट जो हमारे वाले कश्मीर है, इंडिया का जो कश्मीर है, जो कश्मीर जो ओरिजिनल कंट्री के साथ में हमारे साथ में है, उसकी बात अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें प्रॉस्पेरिटी आई है, पीस आई है 370 हटने के बाद में। द राइटिंग हैज़ रिड्यूस, द
ठीक है। तो वो जो पहलगांव का अटैक है वो इसलिए भी है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है इसमें डिप आ जाए। शुड वी टेक दैट डिप और डोंट टेक द डिप, वो डिसीजन तो कश्मीर के लोगों को ही लेना पड़ेगा कि अगर वो कंटिन्यू टू सपोर्ट द टेररिस्ट करते रहेंगे तो डिप आएगा। अगर वो क्लियर डिस्प्ले करेंगे कि दे आर नॉट सपोर्टिंग, लोकल्स आर नॉट सपोर्टिंग, और ओनली वेरी फ्यू लोकल्स आर सपोर्टिंग एंड दे कैन बी आइसोलेटेड, अगर कश्मीर के लोग ये डिस्प्ले करने पाएंगे तो वापस वहां पे जन सैलाब टूट पड़ेगा। परंतु अगर वो डिस्प्ले नहीं करने पाएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के अपनी कमी की वजह से होगा। इस वजह से नहीं होगा कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करना चाह रही है। उनके लिए तो ये जो 4 हिस्से या 5 हिस्से कहो, 4 कहो, बिकॉज जो पाकिस्तान है वो आज पंजाब पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है वो पंजाब पाकिस्तान, वही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। तो एक तरह से तो पाकिस्तान अगर बलोचिस्तान निकाल दे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस निकाल, उसमें भी तो वेस्ट 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 पंजाब, ईस्ट भी इशू पंजाब, है, वो भी बट तो वो उनका बहुत चालू ही है। स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो टूट जाए। उनका वो जो टूट जाए सेक्शन इतना ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। परंतु स्ट्रॉन्ग नहीं है, बलोचिस्तान, करेक्ट। नॉर्थ वेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इशू वाइज अपना सिंध है, और इमोशनल वाइज जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो पाकिस्तान जो बचा है सिर्फ पंजाब का पाकिस्तान है। आई विश खालिस्तानी शुड टेक ऑन फर्स्ट देन ननकाना साहिब एंड देन टेक ऑन फर्दर। मैं तो यही कहूँगा, खालिस्तानियों को पहले ननकाना साहिब पे कब्जा करना चाहिए और उसके बाद कोई और बात करें तो फिर समझ में आती है। नहीं तो अगर ननकाना साहिब की वो बात नहीं करते तो नकली खालिस्तानी है, वो पाकिस्तान के स्टूज हैं फिर। जी स्टूजेस है, करेक्ट, स्टूजेस तो। अच्छा, उसी को मतलब ये जो अभी अमेरिका में, जैसे हम लोग अभी नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे, ड्यूरैंड लाइन को तो अफगानिस्तान में तो डिक्लेयर कर दिया था कि ये दिस इज द क्वेश्चन इन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये बीच में पाकिस्तान आया ही कहाँ से, जी हमको जी वी डोंट रिकॉग्नाइज इट। तो ये जो वॉर के जो इक्विपमेंट्स और जो बहुत बड़ा एक शस्त्र का साठा जिसे बोलते हैं, वो अमेरिका जी। ने वहां पे छोड़ दिया है। तो अफगानिस्तान तालिबान जो है वो, आर दे इन अ पोजिशन टू यूटिलाइज दैट? आर दे ट्रेन टू दे आर यूटिलाइज दैट? यूटिलाइजिंग, द अफगानिस्तान इज यूटिलाइजिंग देयर वेपन्स। आप देखिए उनको सब जगह यूज हो रहा है। अफगानिस्तान इज यूटिलाइजिंग दोज वेपन्स, एब्सोल्युटली यूटिलाइजिंग दोज वेपन्स। और जरूरत पड़ेगी तो वो क्रशिंग के लिए सिचुएशन आ जाएगी। अगर बाई चांस वॉर खुल जाती है पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट पे और हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, तो अफगानिस्तान का टीटीपी और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान विल एक्सप्लॉइट टू फुल एक्सटेंट। वो फुल एक्सटेंट पे इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि हमारा देश जो है बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे इमीडिएटली अपॉन वॉर। एक एक इंडिपेंडेंट कंट्री का डिक्लेरेशन करके उनके प्राइम मिनिस्टर को और रिकॉग्नाइजेशन का कैबिनेट बना के काम शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि वो क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाएगा कि अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जो कंट्री था, जो एनेक्स किया पाकिस्तान ने बाय फोर्स, वो वापस इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। और एनेक्स अफगानिस्तान किया था, जो कह हाँ। रहा है कि हमारा जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान अपना हिस्सा ले, पीओके का जो हिस्सा है वो अपना डिसीजन पे अपनी इच्छा से हिंदुस्तान में ज्वाइन करे। तो बस पंजाब बचेगा। पंजाब और सिंध का आपस का झगड़ा है। अब पंजाब के लोग सिंध वालों को वो तो समझते ही नहीं है कुछ। तो अभी तो ये सब जो है ये अभी ये सब जो चीजें आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो तो सब नॉन जी काइनेटिक वॉरफेयर में हो सकती है, और जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका, मतलब दे विल बी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वैसे। लेकिन अभी बात निकली है तो हम लोग थोड़ा काइनेटिक वॉरफेयर पे भी बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था, जैसे उरी हुआ था, अगेन वी डू नॉट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर फोर्सेस, लेकिन उरी में जब हुआ था तो आर्मी का उसमें बहुत बड़ा रोल था। आर्मी ने उसमें अपनी पूरी जो है ताकत लगा दी थी और अपने हाउ वी आर हीरो ऑफ इंडियन आर्मी वो भी दिखा दिया था। उसके बाद में हुआ अपना बालाकोट का, जो कि हमने सीधे पाकिस्तान के, मतलब उरी वॉज इन बिटवीन, सिर्फ हम लोग ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक गए थे।
बालाकोट में तो हम लोग ने सीधे पाकिस्तान पे ही ये किया था, और दोनों इसमें उन्होंने डिनायल के सिवा कुछ नहीं किया। तो क्या आपको लगता है दैट अभी आप ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि नेवी तो इनको सिर्फ नॉन काइनेटिक में ही खा जाएगी? नेवी नॉन देखो, वो सबसे बढ़िया इंडिया का ये रहेगा कि रहेगा, इच्छा है। बाकी तो बाकी तो क्या होगा इसको तो सिर्फ चार लोग ही जानते हैं देश में, और कोई नहीं जानता कि असल में क्या होने वाला है, और वो उसी हिसाब से काम चल रहा है। सिर्फ चार लोगों के अलावा शायद किसी को भी नहीं पता है कि फाइनल डिसीजन, फाइनल मूव क्या होगा। तो नेवी पहले तो नॉन काइनेटिक फॉर्मेट में ही इनको काफ़ी परेशान किया हुआ है, अभी से ही काफ़ी दिक्कत में है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हैव गॉन अप ड्रामेटिकली, ऑलमोस्ट 3 to 4 times। तो जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब कि सेम फ्यूल जो जितना पड़ता था वो अब काफ़ी ऑलमोस्ट महंगा 4 times, पड़ने लगा। करेक्ट। आपको फाइनेंस आ नहीं रहे, फ्यूल आ नहीं रहा, आपकी सप्लाईज लाइंस कभी डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो एक एक अपने आप में इशू है। इसके अलावा आप नोट करेंगे कि पाकिस्तान ने रिसेंटली होवरक्राफ्ट ऑन द प्लेस वेयर इंडियन आर्मी कैन कम विद द हेल्प ऑफ नेवी ऑन द बीच हैज स्टार्टेड। तो उन्होंने बहुत सी जगहों पे अपने होवरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं, बट अभी दिक्कत यह है कि होवरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स हैव आल्सो बिकमिंग चैलेंज। तो वो होवरक्राफ्ट्स कितनी देर वो सर्वाइव करने पाएंगे इस वॉर ऑफ इटरेशन को, वो एक अपने आप में क्वेश्चन है। और इंडियन नेवी एक मजबूत हाथों में है। तो आई एम श्योर एडमिरल त्रिपाठी इज फुली अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड डूइंग द बेस्ट। ही विल वेयर आउट द एनिमी बिफोर ही स्ट्राइक्स। That will happen. If the naval warfare will come, we will wear them out completely, so that when we go in, they practically have no resistance whatsoever to put up for. They'll run away because they have no resistance. They are demoralized in any case. नो रेजिस्टेंस। The equipments are not there. So when we move in, I don't think there will be any resistance left. वो ही एक टेक्निक होगी ताकि मिनिमाइज कर सके। अभी वो नेवल वॉरफेयर का तरीका है। उसके अलावा नेवल वॉरफेयर में हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, उनका डिफेंस नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको याद होगा एक बार हमारी ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान टेरिटरी में एंटर कर गई थी। पाकिस्तान के रडार्स नहीं पिकअप करने पाए थे, उसको पिकअप ही नहीं करने पाए। तो आप इमेजिन करिए जब ये चलेंगे तो फिर कुछ पिकअप नहीं होगा, सिर्फ वो टारगेट पे जाएंगे, और टारगेट बहुत पिन पॉइंटेड होते हैं। सो उसमें क्या टारगेट लिए जाएंगे, किस टारगेट को सेट किया जाएगा, वो कॉम्बिनेशन होगा नेवी और हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के बीच में, हमारे नेवी और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बीच में। सो इस तरह से वो टारगेट डिसाइड होंगे। इज द टारगेट विल बी द फैसिलिटीज और द ह्यूमंस, वी डोंट नो। इट कुड बी ह्यूमंस बिकॉज दैट्स मच डिजायरेबल, कि जैसे हाफिज सईद है या कोई भी लुक्रेटिव ह्यूमन टारगेट्स हैं, दे आर फार मोर इंटरेस्टिंग टारगेट। जैसे बालाकोट भी ह्यूमन टारगेट था एक्चुअली स्पीकिंग, एंड वी हैव लॉस्ट, दे हैव लॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ 300 more terrorists were lost and at least 4 top leaders gone. They not seen till today. जनता बोलती रहे कि बालाकोट सच्चा है, झूठा है। अरे वो 4 टेररिस्ट का जिनका नाम लिया गया है, जिनको बोला गया है कि मारे गए, क्या आपने किसी ने देखा उसके बाद उनको? तो वो नो नो वो नहीं, वो तो डिनायल इज 0.5 का हिस्सा देयर, है। वो तो उनके डीएनए में है डिनायल करना। ये जो लोग हैं ये 0.5 का हिस्सा है, हमको इनका ध्यान रखने की जरूरत है। ये 0.5 का हिस्सा है। हाँ, करेक्ट। परंतु जहां तक काइनेटिक वॉरफेयर की बात है, आर्मी और एयरफोर्स दे आर वेल अहेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड एयरफोर्स। अभी टिल्ट एंड बैलेंस की जहां बात आती है, अभी जो आपने जो बात करी, ये जहां टिल्ट और बैलेंस की बात आती है, वो रह गई फाइनली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट नाउ। सो ऐसा है कि अगर पाकिस्तान, उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, बिकॉज दैट वी विल कीप इट एट द लास्ट। लेकिन अभी जो आपने बात करी कि ओनली 4 पीपल्स विल बी नोइंग अबाउट व्हेन विल इट स्टार्ट। अभी हम पीछे जाके अगर 1971 का हिस्ट्री देखेंगे,
तो वैसे तो फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिल करेक्ट। गया था मार्च अप्रैल में ही। लेकिन एक्चुअल वॉर जो हमने ये किया उसको, जैसे कि हम लोग गए और बस 10-12 दिन में जीत के आ गए उसको। तो इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग ऑल्सो। उसका भी आपने जिक्र किया कि हम लोग को कोई उससे रेजिस्टेंस ही नहीं होगा वहां पे। तो ये अपने दर्शकों को समझाने के लिए कि ये जो समय लिया जाता है अभी, पिछली बार तो वो 7-8 महीने का, 9 महीने का हुआ समय, लेकिन ये समय लेना भी जरूरी होता है। तो वो आप अपने दर्शकों को एक ऐसे समझ, क्योंकि आज तो हमें मालूम नहीं है कि कल होगा या और 4 दिन लगेंगे और या 40 दिन लगेंगे, वो तो हमें पता नहीं है। बट हाँ आप बिल्कुल, जरा मैंने एक्सप्लेन इसका करेंगे हिंट इसके किया बारे में। था विराज जी, इसका हिंट किया था कि नेवी है विल वेयर देम आउट फर्स्ट, उनको थका देंगे पहले ही। वो पोजीशनिंग, रीपोजीशनिंग, करेक्ट। रीसेटलिंग, कहाँ पे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उससे वो उनकी फोर्सेस को पता ही नहीं है। उनको अब ये लग रहा है कि अटैक यहाँ से आएगा, वो फोर्स मूव करेंगे। अभी वो फोर्स मूव करें या नहीं करें वो डिपेंड करता है फ्यूल कितना है। मूवमेंट के लिए तो फ्यूल चाहिए, मूवमेंट के लिए भी तो फ्यूल चाहिए। तो आप करेक्ट। करेक्ट। उस मूवमेंट में करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ अपने एयरक्राफ्ट एक ऐसे एयरपोर्ट पे डाल दिए हैं जिसमें कि वो एयरक्राफ्ट फुल वेपन लोड के साथ उड़ ही नहीं सकते, इतना छोटा एयरपोर्ट है वो। तो बेसिकली वहां किस लिए डाले, वहां इसलिए डाले कि वहां पे थोड़ा सा बचाव हो जाए, वो पहाड़ियों के बीच में घिरा है। हाँ। तो वो ऑलरेडी डिफेंस मोड में जाना शुरू हो गए हैं। वो अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए उनको ऐसी जगह डाल रहे हैं जहां से वो, उनको लड़ाई लड़ना एक ऑफेंसिव इरादा नहीं है, उनको सेल्फ डिफेंस का इरादा है। परंतु हमको जरूरी नहीं है कोर की, मान लो हम आर्बिट्री बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, ना ही मुझे मालूम होना चाहिए और ना ही मुझे मालूम है। मान लो हमारा कोर, अंबाला वाला कोर जलंधर की साइड मूव करना शुरू करता है, तो वो तो पाकिस्तान को तुरंत पता चल जाएगा। आई एम राइट? इमीडिएटली तो दे हैव टू रीपोजिशन देयर फोर्सेस टू डिफेंड हम्म। अगेंस्ट द कोर मूवमेंट। यस, यस। But we return back from there back to Ambala. Then we head towards, let's say, more towards the Jammu side. Then they have to realign their forces back. So हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, फ्यूल का, हाँ। डेप्थ का, लैंड का, सब कुछ है। उनके पास कुछ नहीं, उनको तुरंत फिर जगह नेक्स्ट मूवमेंट करनी है। और अभी भी कोई गारंटी नहीं कि अटैक यहाँ से आएगा। एक स्टेज में वो थक जाएंगे मूवमेंट करते करते ही, इधर से उधर उछल उछल के, बंदर की तरह इधर उधर उछल उछल के वो एक स्टेट में थक जाएंगे। दैट्स द टाइम टू गो इन। वो टाइम कब होगा वो तो हमारे फोर्सेस को ही पता चलेगा, और वो ही फिर परमिशन मांगे इन बिग फोर्स से, हमारे बिग फोर्स से, कि भाई सर ये अब थक चुके हैं इस जगह पे अब इनकी हिम्मत नहीं है ज़्यादा घूमने की इधर उधर, तो ये जगह अभी खाली हो गई है, हम कहाँ से मूव करेंगे। तो वो जो है वो एक सिचुएशन आएगी। जो मैं कहा वियरिंग आउट विल बी देयर। आप किसी भी बड़ी कंट्री को देखो, वो तब तक अटैक नहीं करता जब तक वियरिंग आउट नहीं होती है। हमने वर्ल्ड वॉर 2 में यही सीखा है, वियरिंग आउट नहीं करोगे और स्ट्रेट वे अटैक करोगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप पावरफुल फोर्स हैं तो यू शुड अटैक एट योर टाइम ऑफ चूजिंग। यू शुड नॉट अटैक एज ए रिएक्शन, शुड नॉट अटैक अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। एंड वी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड नॉट बिल्ड प्रेशर कि जी अभी तो इतने दिन हो गए कुछ नहीं किया, कुछ तो करो। ऐसा नहीं है, कुछ होगा, हमें ही मालूम है। और क्या पता वो बेचारा एक अननोन गनमैन घूमता रहता है पाकिस्तान में, वही यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। हमें इस बात का पता नहीं है कि ये जो वॉर का अटैक मेथडोलॉजी क्या होगा, वो नहीं मालूम है, और ना ही मालूम होना चाहिए। वो टॉप 4 को मालूम है, वो 4 ही डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल स्ट्रेटेजी रहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उसकी तैयारी की हुई है और उसी के हिसाब से थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड देयर इन स्ट्रेटेजिक मैनर। तो ये वेयरिंग आउट का प्रोसेस चल रहा है प्राइमरली। उधर से हाँ, अभी जैसे आप फंड्स को चौक करने की कोशिश की अभी जा तो रही है। और जैसे जैसे एविडेंस आते जा रहे हैं कि यस, जैसे कि ये टेररिस्टों को एसएसजी पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की थी, ये एविडेंस अभी सारे फॉरेन कंट्री के साथ शेयर किए जाएंगे, FATA के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि जो फंड सप्लाई टू पाकिस्तान है उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी फंड बंद हो गया, फ्यूल बंद हो गया, अनाज पहले से बंद है, पानी बंद हो गया, पानी अनसर्टन हो गया। बंद की वजह, राइट वर्ड टू यूज अनसर्टनिटी ऑफ वाटर। राइट वर्ड इज नॉट दैट वील स्टॉप द वाटर,
will create an uncertainty of water, and that's Uncertain, हाँ, as bad as no water. तो अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर हो गया, ये सब जो है ये अपने आप में, and then they have a serious problem Baloch, they have serious problem TTP, they have political problem of Sindh and POK. So they have bigger problems in hand, and probably that's the reason they attacked this. They thought कि India will attack them and they'll able to consolidate the country behind, and all country will come behind the Pakistan army and unify behind the Pakistan army, and that trick has to fail. Second trick, which international relation wise also I think we need to look at that, कि many countries do not want India to reach the vision of first world country by 2047. Many countries do not want India to grow to the position of third biggest economy of the world. Many countries do not want India to hold the power it is now gaining. So this attack also probably linked to that. और उसमें कोई भी कंट्री, उसमें कोई अपना एनिमी नहीं है, कोई अपना फ्रेंड नहीं है, हमको ये सोच समझ कर चलना होगा. कोई भी देश एनिमी नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है. If you think US is friend, may not be. You think China is enemy, may not be. So वो हमको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ में चलना होगा, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है प्रेजेंट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन पर कि दे अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस क्लियरली, कि कौन क्या मूव करता है और कैसे मूव करता है. टर्की की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू इंक्रीज नाउ. दैट्स आई एम श्योर ऑफ. They're not going to be easy anymore for Turkey also, because Turkey has directly intervened, and we know how to handle these people. So they will get their own size, and we full-fledged war, in my view, is avoidable, should be avoided, and we'll see how to handle. Except one part will be pending discussion, but all other things I think are reasonably well taken care of. एक थोड़ी सी बात, मतलब उसको एलाबोरेशन रह गया अपना, जो अभी बीच में जो सैंक्शन लगाए हैं यूएस ने, टैरिफ, तो उसके बीच में एक चाइना से एक ये आया था क्या, दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड डांस टुगेदर. तो अभी ये सब माहौल में एक्चुअली काइनेटिक वॉर में, वो ऑब्वियसली चाइना विल सेल देयर वेपन्स एंड ऑल दोस थिंग्स टू पाकिस्तान, वो बात एक अलग होती है, बट इन एक्चुअल ये war, will China take active participation in this? Because China has no history of getting into third party wars. वो अभी तक उन्होंने किया नहीं है. बीच में से पीछे से कुछ वेपन्स वगैरह बेचना, वो उतना तो करते रहते हैं. And what will be the impact of China's role on if the war takes the kinetic measures? 99% my view that China will not participate actively. That means the border will not flare with China. That won't happen. Yes, maybe skirmishes here and there so as to tie down our forces with Chinese border, but won't take place if the kinetic war breaks out with Pakistan. But I'm almost sure that Bangladesh will start jumping in for no good reason. Okay, just to create diversion. So Bangladesh is the one which will jump in positively, almost certain about it. In case the kinetic war takes place, Bangladesh will try to jump in. But I don't see them doing anything great. They will get the bashing, unexpected bashing, which was India has been avoiding very clearly and candidly. Right? But on the other hand, बांग्लादेश के जो जनरल है, रहमान, आई थिंक हिज नेम इज, ही साउंड्स नाइस पर्सन, मतलब लेवल हेडेड पर्सन लगता है. बाकी बांग्लादेश में तो उटपटांग बातें होती रहती है, बट एक्चुअली देयर मिलिट्री फोर्सेस, दे हैव नेवर हर्ड अबाउट टॉकिंग समथिंग इनडिसेंट अबाउट एनीवन फॉर दैट. क्या है कि अभी बांग्लादेश आर्मी इज अंडर द टाइट कंट्रोल ऑफ ISI. दैट द इशू. इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बांग्लादेश की आर्मी अभी ISI के कंट्रोल में है, तो वो प्रॉब्लम है. उस वजह से प्रॉब्लम बांग्लादेश आर्मी की नहीं है,
We had excellent relationship till last regime with Bangladesh army. We had been training them here. They were coming here, getting trained, moving out. That's it is open. They used to come here, study, medical, everything was there. But since Sheikh Hasina regime is removed and this puppet regime has been put into place, Everything was there okay. are in this time the Pakistan ISI has tried to take charge of the situation and try to control things. Now, how much control they have, I don't know. So the only possibility when you're asking China vis-a-vis Bangladesh, Bangladesh has got much higher probability of joining in the war than China. Only That's what I possible. was pointing out. Yeah. Probability of प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अभी जो लास्ट अपना जी मुद्दा था जो हमने लास्ट में रखा था कि बार बार ये धमकियां दी जाती है कि वी आर न्यूक्लियर कंट्री, वी आर न्यूक्लियर कंट्री, वी आर न्यूक्लियर कंट्री। फॉर दैट मैटर इंडिया इज ऑल्सो न्यूक्लियर कंट्री, लेकिन हम लोग वो बार बार वो जाके ढिंडोरा नहीं पीटते। तो ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है, इज इट इजी टू गेट इन टू पिक्चर, और ये कैसे, मतलब नहीं ये थ्रेट तो है, थ्रेट है मतलब थ्रेट तो रहेगा, थ्रेट है क्योंकि पर बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर बहुत कंट्रीज। इंटरेस्टिंग और एक कंट्री ऐसी है कि जिनको अपने देश के नागरिकों की कुछ पड़ी ही नहीं है, एंड अनदर कंट्री इज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ देयर सिविलियंस। तो ये इसमें आप कैसे देखो देखते हैं देयर इसको? टू इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, उनको अलग अलग डील करेंगे। फर्स्ट इशू है कि जो अगर पाकिस्तान इंटरनली कोलैप्स होता है, जो हमारे लिए डिजायरेबल सिचुएशन है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अलग हो जाए, और एटलीस्ट 3 कंट्री तो बने, 4-5 नहीं तो अगर ये सिचुएशन भी होती है तो there is a strong possibility that the nuclear weapon will fall in the hand of non-military terrorists, Pakistan weapons, right? That is a concern not only of India but of the world. पूरी ह्यूमैनिटी का कंसर्न है वो। सिमिलरली अगर इंडिया मूव इन करता है और पाकिस्तान हारता है, हारने से पहले भी हो सकता है कि वेपन यूज हो या नहीं हो, वो वेपन्स के कुछ हिस्से जो हैं टेररिस्ट के हाथ चले जाएं। ये बात एक महत्वपूर्ण बात है जो कि पूरा वर्ल्ड समझता है। इसीलिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि देयर विल बी एंड देयर शुड बी एंड होप देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द सब्जेक्ट बिटवीन Israel, India and US moving in their combined forces to control the weapons of Pakistan in such a situation अगर implosion of Pakistan takes place। अगर kinetic war है तो probably US Israel may not interfere physically themselves, पर अगर implosion की बात है तो हो सकता है कि तीनों कंट्रीज मिलके आपस में तो हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहेंगे वेल बिफोर दे फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। एक हिस्सा है इम्प्लोजन वाला। नाउ सेकंड हिस्सा है उसका कि काइनेटिक अटैक है, और जब पाकिस्तान देख रहा है कि हम हार रहे हैं तो दे ट्राई टू यूज द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट अस। रिमेंबर इट इज इजी सेड देन डन कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। न्यूक्लियर वेपन यूज करने से पहले उसकी बहुत सी प्री कंडीशंस, प्री अप्रोचेस होती हैं, उसकी सेट्स करना होता है, न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट करना होता है आर्मी, उसके प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्टेट नहीं है जितना लोग समझते हैं, नहीं तो वो कब के यूज हो जाते। इसी वजह से जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट होगी तो क्या आप सोचते हैं कि इजराइल, यूएस और रशिया को नहीं मालूम होगा, चाइना को नहीं मालूम होगा कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई, या हमें नहीं मालूम होगा कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई है? तो हमको वो लोकेशन शायद with the help of our intelligence, with the help of satellite imagery, with the help of other human with the help of cyber too, we must be getting the information कि कहाँ इनकी न्यूक्लियर वेपन है और किस स्टेज ऑफ रेडीनेस है। Once they reach a state of readiness which is of a stage of pre-launch stage, probably India will drop or have dropped already first use policy. They has to be टेकन केयर ऑफ देन एंड देयर। इसीलिए आप देखिए S-400 हो गए या कोई और मिसाइल सिस्टम हो गए जो बैलिस्टिक मिसाइल को
टेकिंग चार्ज के होंगे, तो जैसे ही प्लूम आएगा उनका, अगर पाकिस्तान से लॉन्च का आएगा, तो दे विल बी बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट्स टू ब्रिंग देम डाउन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। और होपफुली ये सिचुएशन नहीं आएगी कि ये मैडनेस लेवल नहीं पहुंचे पाकिस्तान में, पर उनको कुछ कहना बहुत मुश्किल है फॉर सिंपल Madness रीजन level इज का। कि एक कहानी है हिंदुस्तान में जिसको बोलते हैं कि बिल्ली को इतनी बुरी तरह मत घेरो कि उसके भागने का रास्ता ना रहे। तो अगर बिल्ली को आप इतनी बुरी तरह घेर दोगे जिसे भागने का रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर वो आप पे अटैक करेगी। तो शायद हमारी प्रेजेंट स्ट्रेटेजी में ये हिस्सा बना होगा कि कहाँ से मिस्टर मुनीर एंड जनरल मुनीर एंड शहबाज शरीफ और इनको फेस सेविंग या भागने का रास्ता कहाँ से मिले ताकि वेपन यूज ना करने पाए। तो इट इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री मैन्यूवर्स but other methodologies which are political, which are international pressures, which are technological, all will bear on Pakistan weapon. And let me assure you, all are focused on this singular issue. They won't able to, they will not able to do it easily. They won't able to do it easily. It is not going to be easy for them. Our submarines are there, nuke submarines are there. So they will not know from which direction they are getting the attack. उनको पता करना बहुत मुश्किल है। न्यूक सबमरीन अनलाइक द लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और उनके अटैक को आप प्रिवेंट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं विद आवर ब्रह्मोस विच आर हगिंग एंड नॉट द री एंट्री व्हीकल्स, और उसको पकड़ नहीं पाना। आई डोंट थिंक इवन बिफोर पाकिस्तान थिंक ऑफ लॉन्चिंग एनीथिंग दे विल स्टैंड डिमोलिश्ड। They will stand demolished. They will not able to launch. They will not able to launch because इस particular case में almost 100% world will be with us in this particular case. In this particular case, Yes, correct. nobody will take a stand with Pakistan. Even Turkey will have to move back, and Turkey has to move back there because that's one line I think हाँ, correct, correct. जो कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान क्रॉस करे, बिकॉज कॉन्सिक्वेंस उसकी वर्ल्ड वाइड है। कॉन्सिक्वेंस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के नहीं है। ऑफ कोर्स वी विल सफर इन केस दैट हैपेंस, बट पाकिस्तान विल नॉट एग्जिस्ट, विल सीज टू एग्जिस्ट। सो वो चॉइस उनको बनानी है। दे विल वांट टू सीज टू एग्जिस्ट। हाँ, दैट्स बनानी पड़ेगी। एंड if you think that their position is not marked out, the position is marked सर out. अभी हमने Each weapon of Pakistan, each are hopefully are accounted for, not only alone by India but multiple countries. Any movement, any fear, any danger movement cited, all countries I'm very sure will help India to identify where they are, and before they are launched, they all will be demolished. That's my assessment. I may be wrong. That's my assessment. Let me assessment, please. So there are hardly any chances that you can go wrong. आपका इतना एक्सपीरियंस और ये समझ के, तो एंड वॉट एवर द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड, आई थिंक हमारे दर्शक भी काफी हद तक वो समझ गए रहेंगे। अभी सिर्फ एक छोटी सी सूचना, हम हमारी तरफ से जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो तो निभा ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ सिविलियन, क्योंकि ये बातें हमने की डिसीजन मेकर्स और फ्रंट वॉरियर्स, जो उनकी जो सोचने का तरीका रहता है उसमें हमने बात की। एज अ सिविलियन हम लोग को इसकी तरफ किस गंभीरता से और किस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया में भी जो भी आता है वो अपनी अपनी ये शुरू कर देता है, उसके फिर उसको एक ये शायद हो सकता है कि 0.5 वाले चालना देते हैं या वाइस वर्सा 0.5 वाले कुछ शुरू करते हैं, और पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वो उसमें भी बहक जाते हैं। तो एज अ सिविलियन हमको क्या जिम्मेदारी रहेगी अभी इस सिचुएशन में? वन इज फर्स्ट, डोंट प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन जब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, आई थिंक ही इज द मैन हु कीप्स हिज वर्ड, ही विल कीप हिज वर्ड। सो trust him blindly, not even if not as a human,
some people may not like him as a human, but to the chair of Prime Minister of India. He occupying that chair of Prime Minister. The chair of Prime Minister Chair is of Prime speaking. We must respect and we must honor that and trust it. After all, आपने बिल्कुल भी सही कहा कि Indira Gandhi took several months on the advice of military to not to attack. She wanted to attack immediately. She took several months to carry out attack. So have patience. These are not the thing where we want to bring down our position, GDP down or prosperity down or our vision of first world country by 47 down. These are all important issues as this. So they should be dealt accordingly. First thing, so don't pressurize. Number two, don't share any video or image of army or defense movement. Please do not share it. Especially people in your place like Pune and that area where arrest forces are moving. अवॉइड कि ये बैकग्राउंड में आप अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं तो बैकग्राउंड में अगर डिफेंस का आया तो उसको सोशल मीडिया पे मत डालिए, उसको डिलीट कर दीजिए. अपनी गलती से भी आ गया, बिकॉज दैट हेल्प्स इन वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द इंटेलिजेंस विच द एनिमी ऑलरेडी हैव. नॉट दैट एनिमी विल नॉट हैव, बट यू आर एडिंग द वैलिडेशन वर्टिकल. ओके, सो ये समझिए कि वैलिडेशन होती है हर चीज़ की, और वैलिडेशन होगी तो फिर इम्पैक्ट आएंगे. थर्ड थिंग, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं 0.5 के बारे में, कम से कम उनको मार्क करके रख लीजिए कि दिस ह्यूमन बीइंग, दिस पर्टिकुलर काइंड, नॉट एज ए ग्रुप. डोंट टेक यू ऑल इस्लाम मुस्लिम्स आर 0.5. नो, दैट्स नॉट द केस. एज आई सेड, इवन 1%, 2% मुस्लिम्स आर. नहीं, वो तो सभी इसमें हमें मतलब समझना, बिकॉज वही ये चाहते हैं कि ये डिवीजन हो जाए और आपसी ग्रह युद्ध हो जाए. पहलगांव का एक कारण ये भी था, तो वो नहीं, परंतु हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो 1% से 5% यूथ और अदर एल्डर ऑल्सो बट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग्स, उनको हमको आइडेंटिफाई करके मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये वाले लोग हैं बाय नेम. मस्ट कंसोलिडेट द लिस्ट इन आवर माइंड कि ये वाले लोग हैं जो 0.5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो वो बहुत ज़रूरी है, जो कि फोर्सेस को अननेसेसरी डाउन करने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान को ऐसा पॉइंट देंगे कि पाकिस्तान उसको विदेशों में ले जाके बोले कि देखो हिंदुस्तान के लोग खुद ही बोल रहे हैं ये, तो वो हमें वीकन करने की कोशिश करते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट को वीकन करने की कोशिश करेंगे. तो ये लोग जो है 0.5 का हिस्सा है, इनको और कुछ ना करें तो मार्क करके तो रखें कि ये लोग हैं, ये स्पेसिफिक लोग हैं. स्पेसिफिक लोग का हमको मार्क करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज कि डो नॉट होर्ड एनीथिंग. अगर वॉर ब्रेकआउट भी होती है तो होर्डिंग की जरूरत नहीं है. देश में सफिशिएंट हर टाइप ऑफ थिंग है, हमें पाकिस्तान की तरह होर्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. हमारी सप्लाई चेन सब ठीक ठाक है, तो इसलिए आपको ये होर्ड करने की जरूरत नहीं कि आप लोग 4 महीने का राशन घर में इकट्ठा कर लो. इट विल कॉज इन्फ्लेशन अननेसेसरली. तो डोंट ऐड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमाइज दैट प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट, एंड बी ए गुड सिटीजन एंड बी पेट्रियोटिक, विच मोस्ट ऑफ इंडियंस आर. Right? I am very sure most of Indians are patriotic and they want best of this country. And so as long as they're patriotic and they believe in India, trust you, we will win this battle of war too. Whether it is a battle or a war, we have to see. I wish it doesn't turn into a war. It just ends with a battle and a right lesson to Pakistan. Lesson appropriate to Pahalgam. 24 people killed by whom? Those should be identified and demolished. If you listen to the words of Prime Minister, he says we'll find the backer. Backer does not mean complete Pakistan also. It means very few people in Pakistan. If we are able to isolate them, attack them, or change them, or destroy them, that's what is required, right? And that's it required. राइट सर. थैंक यू वेरी मच. आपने जो ये सब हमें एकदम सहज और सुंदर भाषा में समझाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. आपको भी धन्यवाद. अब यहाँ से जय हिंद. विराज गडकरी, मैं साइन ऑफ करता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. जी, जय हिंद. जय हिंद.